प्यारे विद्यार्थियों, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में मैं डॉक्टर निर्मल सिंह, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय शहजादपुर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे आज के व्याख्यान का विषय है आदिकालीन रासो काव्य तथा उनकी प्रामाणिकता। आदिकाल के काव्य की विशेष प्रवृत्ति वीर गाथात्मक काव्य लेखन की रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसी प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया था। वस्तुतः वीर काव्यों के रचयिता चारण अथवा भाट कवि थे, जो किसी राजा के आश्रित कवि होते थे। इन कवियों का उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करके जीविकापार्जन करना था। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके शौर्य एवं पराक्रम का अतिरंजनापूर्ण वर्णन करते थे। इसी कारण इनके काव्य में काल्पनिकता का समावेश अधिक हुआ और ऐतिहासिकता की ये चारण कवि रक्षा नहीं कर पाए। ये रासो काव्य किसी एक समय की रचना नहीं थे। एक चारण अथवा भाट ने किसी एक राजा की वीरता का वर्णन किया। उस राजवंश के अन्य राजाओं के पराक्रमपूर्ण वर्णन उनके आश्रित अन्य चारण कवियों द्वारा उसमें जोड़ दिए गए। परवर्ती काल में अनेक प्रक्षिप्त अंश जुड़ जाने से इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई। भाषागत विभिन्नता के कारण तथा ऐतिहासिक विषयों में संगति न होने से समय समय पर इन रचनाओं पर अनेक प्रश्न चिन्ह भी लगते रहे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मत हैं। रासो शब्द का संबंध विभिन्न विद्वानों ने रासूय यज्ञ, रसायन, रासक, रास, रासा, रहस्य आदि अनेक शब्दों से माना है, जिसकी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में फ्रांसीसी विद्वान गार्स द तांसी ने इस शब्द की व्युत्पत्ति रासूय शब्द से मानी है। उनका कहना है कि चारण काव्यों में रासूय शब्द का उल्लेख है, इसी कारण इनका नाम रासो काव्य पड़ा। किंतु उनका यह मत संगत प्रतीत नहीं होता। पहली बात तो यह है कि इन सभी चरित्र काव्यों में रासूय का उल्लेख नहीं है, और दूसरी ओर ऐसा करने से अपभ्रंश साहित्य की अनेक रचनाएं जिनका वर्ण विषय प्रेम है, वे भी रासक नाम से प्रसिद्ध हैं और उनमें रासूय का कहीं वर्णन नहीं मिलता। इस प्रकार इस नामकरण को या इस शब्द की व्युत्पत्ति को सही ठहराया नहीं जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। इस विषय में वो लिखते हैं कि विसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया होगा। और विसलदेव रासो की ही एक पंक्ति को अपने इस रसायन शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में उद्धृत करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि नाल है रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। इसी प्रकार आचार्य चंद्रवली पांडे ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति शुद्ध संस्कृत रूप रासक से मानी है। संस्कृत साहित्य में रासक की गणना रूपक अथवा उपरूपक में हुई है। पांडे जी ने अपने मत के समर्थन में पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ करने के ढंग को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ का प्रारंभ नट और नटी की भांति कवि चंद और उनकी पत्नी को लेकर हुआ है। आगे चलकर भी ग्रंथ में रूपक का रूप बना रहता है। पांडे जी के अनुसार रासो की रचना प्रदर्शन हेतु हुई थी और पृथ्वीराज रासो के यश का गायन इस प्रकार करने की प्रथा थी। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, जिसका अर्थ प्राचीन राजस्थानी भाषा की कथा के अनुसार कथा काव्य मिलता है। उनके अनुसार इस शब्द के रूप इस प्रकार हैं: रसिक, रास, रासु। परंतु यह मत भी युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता है। काशी प्रसाद जायसवाल तथा कविराय श्यामदास रहस्य शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं।
इन्होंने रासो शब्द का संबंध रहस्य से जोड़ा है, परंतु यह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि रासो ग्रंथों में कहीं भी किसी गूढ़ दार्शनिक रहस्य के दर्शन नहीं होते हैं और इस प्रकार यह नामकरण भी सही प्रतीत नहीं होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य रूप भी। काव्य के इस बंध में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ करता था। पृथ्वीराज रासो उसी परंपरा का काव्य है। आदिकाल की वीरगाथाओं में चारण कवियों द्वारा निर्मित चरित्र काव्यों के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। रासो काव्यों की विशेषताएं। रासो काव्यों के अध्ययन के उपरांत इसमें जो विशेषताएं उभर कर आती हैं, इसमें सबसे पहले है संकुचित राष्ट्रीयता की भावना। हिंदी साहित्य का आरंभिक युग आंतरिक अशांति व बाहरी आक्रमणों का युग था। हर्ष की मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन का अभाव हो गया था। उस समय राष्ट्रीयता और देश प्रेम अपने अपने प्रदेश और राज्य तक ही सीमित था। प्रत्येक राज्य ही राष्ट्र माना जाता था। यह संकीर्ण राष्ट्रीयता देश के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई। आपसी कलह के कारण ही बाहरी आक्रमणकारी यहाँ शासन करने में सफल हुए। चारण कवि का उद्देश्य एकमात्र अपने आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन करना और उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित करना था। दूसरी विशेषता है संदिग्ध और अर्धप्रमाणिक रचनाएं। इस काल में प्राप्त होने वाली प्राय सभी वीरगाथाओं की प्रामाणिकता को संदिग्ध माना जाता है। खुमान रासो, विसलदेव रासो, प्रमाल रासो, पृथ्वीराज रासो आदि ये सभी वीरगाथाएं निरंतर अनेक शताब्दियों तक इतने परिवर्तन और परिवर्धन झेलती रही हैं कि इनके मूल रूप का अनुमान लगाना दुष्कर हो गया है। कुछ रचनाओं के मूल रूप को तो इतना परिवर्तित कर दिया गया है कि प्रक्षिप्त अंशों के कारण उसका मूल रूप छिप सा गया है। तीसरी विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन और ऐतिहासिकता का अभाव। रासो काव्यों में युद्धों का वर्णन अत्यंत सजीव, रोचक, मार्मिक और प्रभावोत्पादक है। दोनों ओर से सेनाओं के एकत्रित होने पर युद्ध के साजवाज तथा आक्रमण की बीतियों का जैसा वर्णन इस युग के कवियों ने किया है, वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस युग का कवि कलम और तलवार दोनों का धनी था। राजमहल में श्रृंगार की रसधारा प्रवाहित करते थे, तो युद्ध के मैदान में न केवल वीर रस की कविता द्वारा ओज एवं उत्साहवर्धन करते थे, अपितु स्वयं भी तलवार लेकर रण क्षेत्र में कूद पड़ते थे। इस प्रकार इनके युद्ध वर्णन कल्पना के विषय न होकर के प्रत्यक्ष अनुभूति जन्य होने से वास्तविक एवं मर्मस्पर्शी बन गए हैं। परंतु इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि इसमें ऐतिहासिकता का पूर्णतः अभाव हो गया है, क्योंकि इस युग का कवि अपने राजाओं को उत्साहित करने, प्रोत्साहित करने में इतना अधिक मग्न हो गया कि वह ऐतिहासिकता के पूरी तरह से पालना नहीं कर पाया। वीर और श्रृंगार रस का अपूर्व समन्वय। आदिकालीन रासो काव्यों में वीर और श्रृंगार रस का ऐसा अद्भुत समन्वय हुआ है जैसा कदाचित संपूर्ण हिंदी साहित्य में मिलना दुर्लभ है। उस समय युद्धों का कारण प्राय किसी रूपवती कन्या को माना जाता था, अतः उसके लावण्य को प्राप्त करने के लिए वीरगाथाओं की रचना होती थी और राजा युद्ध करते थे। अतः यहाँ तक कि कभी कभी अपने चरित्र नायकों की वीरगाथाओं की शोभा बढ़ाने के लिए चारण अनेक प्रेम और विवाह की कल्पनाएं कर लिया करते थे। जैसे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का जो वर्णन किया गया है, जो इतिहास सम्मत दिखाई प्रतीत नहीं होते। उसके पश्चात आता है सामान्य जनजीवन का अभाव। रासो काव्य में सामंतीय जीवन तथा सामंतीय संस्कृति का चित्रण तो बहुत सुंदर ढंग से किया गया है, परंतु सामान्य जनजीवन के उतार चढ़ाव, उनके दुख सुख तथा इन रचनाओं में कहीं भी दिखाई नहीं देते। इसका कारण है कि कवियों का अपने मूल परिवेश से कटकर राज दरबारों तक सीमित हो जाना। उनकी रचनाएं सर्वजन हिताई न होकर के स्वामीन सुखाई हुआ करती थी और अपने राजा को प्रसन्न करना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना ही इनका मूल उद्देश्य हुआ करता था। काव्य रूप। रासोकालीन ग्रंथों में काव्य के दो रूप, प्रबंध और मुक्तक, दोनों का सफल प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो प्रबंध काव्य की कोटि में आते हैं।
तो विसलदेव रासो मुक्त काव्य की कोटि में और प्रमाल रासो लोकगीत शैली पर आधारित गेय काव्य है। भाषा, रासो काव्यों के अंदर मुख्यतः डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल उस समय की अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा को कहा जाता था और पिंगल ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता था। यह उन दिनों राजस्थान की मुख्य साहित्यिक भाषाएं थीं। वीररस के समय कवियों की भाषा डिंगल और श्रृंगार के समय पिंगल भाषा होती थी। इसके अतिरिक्त मैथिली, ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया जाता था। अब हम उस समय के प्रसिद्ध रासो काव्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है खुमान रासो दलपति विजय का। यह प्रबंध काव्य दलपति विजय नामक कवि द्वारा रचित है। आचार्य शुक्ल ने इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी माना है। यह एक वीर गीति काव्य है। इसमें श्री रामचंद्र से लेकर इतिहास प्रसिद्ध 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन है। यह 8 काव्य खंडों में विभक्त है। वीर और श्रृंगार दोनों रसों का इसमें समान रूप से वर्णन तथा परिपाक मिलता है। भाषा राजस्थानी हिंदी है और छंदों में प्राय वैविध्य है। विसलदेव रासो, हिंदी के आदिकाल की इस श्रेष्ठ काव्यकृति के रचयिता नरपति नाला और इसका रचनाकाल 1212 विक्रम संवत अर्थात 1155 ईस्वी सन माना जाता है। इस कृति में अजमेर के राजा विग्रहराज विसलदेव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजा विसलदेव अपनी नवविवाहिता रानी राजमती के व्यंग्य वाणों से रुष्ट होकर उड़ीसा राज्य चला जाता है तथा 12 वर्ष तक लौट कर नहीं आता। पति के वियोग से अत्यंत दुखित रानी एक पंडित द्वारा विसलदेव को संदेश भेजती है। अंत में विसलदेव के लौट आने पर दोनों का पुनर्मिलन होता है। संपूर्ण कथा 128 छंदों और 4 खंडों में विभक्त है। हमीर रासो, रासो काव्य परंपरा में इस रचना की विशेष चर्चा होती है, परंतु यह रचना उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के 8 छंद मिलते हैं और उन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। उनका अनुमान है कि इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा चित्रित है। परमाल रासो आल्हाखंड जगनिक के द्वारा रचित। परमाल रासो उत्तर प्रदेश में आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1967 में फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने इसे लोकगीतों के प्रचलित छंदों के आधार पर छपवाया था। आज भी समूचे उत्तर भारत में ये लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। परमाल रासों के रचयिता जगनिक माने जाते हैं। जगनिक महोबा के राजा परमारदेव के आश्रित कवि थे। इस कृति में जगनिक ने पृथ्वीराज चौहान तथा परमारदेव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है। परमारदेव का दूसरा नाम परमाल मिलता है। अनुमानतः है इसी आधार पर इस कृति का नाम परमाल रासो रखा गया होगा। इसमें महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों अल्लाह और उदल की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। युद्धों का बड़ा सजीव और ओजपूर्ण वर्णन इसमें मिलता है। आज भी अला उदल की जो कथा है उसे टोलियां बना करके जब गायक गाते हैं तो श्रोताओं में वीरता की लहर दौड़ जाती है। गेयता के कारण इसमें लोकगीत शैली का काव्य से कहा जाता है। इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है कि 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 बरस लो जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। पृथ्वीराज रासो, रासो काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो के विषय में जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले चंद्रवरदाई जो इसके कवि हैं उनके विषय में बात करते हैं कि चंद्रवरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत, सलाहकार, मित्र और राजकवि थे। इनकी जाति ब्रह्मभट्ट थी और जन्म स्थान लाहौर था। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई दोनों का जन्म एक ही दिन और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। कवि चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें से चतुर्थ पुत्र जलहण था। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर गजनी ले गया, उस समय चंद्रवरदाई भी उनके पीछे गए और
अपने पुत्र जलहण को अपनी अधूरी रचना पृथ्वीराज सौंप गए थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है कि पुस्तक जलहण हथ दे चले गज्जन नृपकाज। बाद में जलहण ने इस अधूरी रचना को पूरा किया, ऐसा इतिहास में माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण वर्तमान में उपलब्ध होते हैं। सबसे पहला संस्करण, जिसे वृद्ध संस्करण कहते हैं, नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। इसमें 69 समय हैं और 16,306 छंद हैं। मध्यम संस्करण अबोहर तथा बीकानेर के जैन भंडारों में इसकी प्रतियां मिलती हैं। इनमें पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य है। यह संस्करण अप्रकाशित है। लघु संस्करण, इस प्रकार की 3 प्रतियां बताई जाती हैं जो बीकानेर राज्य के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इसमें कुल 19 सर्ग और 3500 के लगभग श्लोक हैं। लघुतम संस्करण, इस संस्करण की खोज श्री अगरचंद नाहटा ने की थी। इसमें सर्ग विभाजन नहीं है। छंदों की कुल संख्या 1300 है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वान इसे ही प्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। प्रारंभ में रासो को एक प्रामाणिक ग्रंथ माना गया। कर्नल टाड ने इसे प्रामाणिक समझकर इसके साहित्यिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर इसके लगभग 30,000 पद्यों का अंग्रेजी अनुवाद किया। फ्रेंच विद्वान कार्ल्स द तासी ने भी इसे प्रामाणिक माना था। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने तो इसका प्रकाशन भी आरंभ कर दिया था, किंतु इसी बीच 1875 में डॉक्टर बुलर को कश्मीर में जैनक रचित पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य उपलब्ध हुआ। ऐतिहासिकता की दृष्टि से इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं उसे रासो की अपेक्षा शुद्ध प्रतीत हुई। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर बुलर को रासो की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ और उसने इसका प्रकाशन कार्य स्थगित करवा दिया। वैसे तो रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जोधपुर के कविराज मुरारीदीन तथा उदयपुर के कविराज श्यामलदास थे, किंतु डॉक्टर बुलर के संदेहपूर्ण दृष्टिकोण से अन्य भारतीय विद्वानों को भी इस दिशा में काफ़ी प्रेरणा मिली, जिसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने अकाट्य युक्तियों से रासो को अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इधर डॉक्टर दशरथ चंद्र शर्मा ने भी ओझा जी के तमाम शंकाओं को निर्मूल सिद्ध करने का तथा रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने का बेहतरीन उल्लेखनीय कार्य किया है। सच यह है कि हिंदी साहित्य में रासो की प्रामाणिकता का प्रश्न आज भी विवादास्पद बना हुआ है। कुछ आलोचक रासो को नितांत अनैतिहासिक मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे सर्वथा प्रामाणिक मानते हैं। इस संबंध में विद्वानों का तीसरा वर्ग रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है और चौथा वर्ग ऐसा भी है जो चंद को पृथ्वीराज का समकालीन तो मानता है, पर इसके मतानुसार चंद ने रासो की रचना नहीं की थी। रासो के ये आलोचकों के 4 वर्ग इसमें बन जाते हैं। रासो की अप्रामाणिकता। रासो को अप्रामाणिक मानने के मुख्यतः 3 कारण हैं। रासो में उपलब्ध घटना वैषम्य, काल वैषम्य और भाषा वैषम्य। इन तीनों ही घटना, काल और भाषा के आधार पर रासो को अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम बात करते हैं घटना वैषम्य के विषय में। रासो में दिए गए अनेक नाम तथा घटनाएं इतिहास सम्मत नहीं हैं। रासो में परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रिय अग्निवंशी माने गए हैं, जबकि प्राचीन ग्रंथों में और शिलालेखों के आधार पर ये सूर्यवंशी प्रमाणित होते हैं। चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता का नाम, माता का वंश, पुत्र का नाम, सामंतों का नाम आदि ऐतिहासिक शिलालेखों तथा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से मेल नहीं खाते। पृथ्वीराज की माँ अनंगपाल की लड़की नहीं थी और न ही जयचंद अनंगपाल का दोहित्र था और वह राठौर वंशी था। शिलालेखों में उसे गहरवार क्षत्रिय बताया गया है। ओझा जी ने पृथ्वीराज तथा जयचंद की शत्रुता तथा संयोगिता स्वयंवर की बात को भी अनैतिहासिक कहा है। इतिहास के अनुसार अनंगपाल उस समय दिल्ली का राजा नहीं था और न ही पृथ्वीराज को उसने गोद लिया था। पृथ्वीराज अजमेर का शासक था, न कि दिल्ली का। विसलदेव पहले से ही दिल्ली राज्य को अजमेर राज्य में सम्मिलित कर चुके थे। पृथ्वीराज की माँ का नाम कपूर देवी था, न कि कमला, जैसा रासो में वर्णित है।
पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राजा समर सिंह से नहीं हुआ था, क्योंकि शिलालेखों से यह प्रमाणित हो चुका है कि समर सिंह पृथ्वीराज के पश्चात 109 वर्ष तक जीवित रहे। गुजरात के राजा भीम सिंह का पृथ्वीराज द्वारा वध भी अनैतिहासिक है, क्योंकि राजा भीम सिंह पृथ्वीराज के पश्चात 50 वर्ष तक जीवित रहे थे। भीम सिंह पृथ्वीराज के समय बालक ही थे। शहाबुद्दीन की मृत्यु भी इतिहास सम्मत प्रतीत नहीं होती और कोरी कल्पना पर आधारित लगती है, क्योंकि गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों नहीं, गखरों के हाथों से हुई थी। पृथ्वीराज रासों में वर्ण पृथ्वीराज के 11 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक की आयु में तक 14 विवाहों का वर्णन मिलता है, जबकि इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु 30 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो गई थी। अतः इतने विवाह असंभव हैं। शहाबुद्दीन द्वारा समर सिंह का वध और पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध इतिहास विरुद्ध प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार घटनाओं के आधार पर पृथ्वीराज रासों की ऐतिहासिकता पर अनेकों प्रश्न पैदा होते हैं। काल वैषम्य रासों में दी गई तिथियां तथा संवत भी अशुद्ध हैं। कर्नल टाड के अनुसार रासों में दिए गए संवतों तथा दूसरे ऐतिहासिक संवतों में 100 वर्ष का अंतर है। रासों में पृथ्वीराज की मृत्यु का संवत 1158 है, जबकि इतिहास में वह संवत 1148 है। पृथ्वीराज का जन्म रासों में 1115 है और इतिहास में 1220 ठहरता है। आबू पर भीम चालुक्यों का आक्रमण शहाबुद्दीन के साथ पुराडोर युद्ध की तिथियां भी अशुद्ध हैं। पृथ्वीराज की जीवन घटनाएं, उसका दिल्ली में गोद लिया जाना, मेवाती मुगल युद्ध, संयोगिता स्वयंवर आदि घटनाएं भी संवत 1460 के आसपास रचित हमीर काव्य में कहीं भी उल्लेख उनका नहीं मिलता है। रासों के अनुसार शहाबुद्दीन गौरी संवत 1249 में पृथ्वीराज द्वारा मारा गया था, परंतु इतिहास के अनुसार 1263 में गखरों के हाथों उसका वध हुआ था। तो काल के आधार पर भी पृथ्वीराज रासों में अनेकों कमियां दिखाई पड़ती हैं। भाषा वैषम्य रासों में अरबी फारसी के बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो चंद्रप्रदायी के समय किसी भी प्रकार प्रयोग में नहीं लाए जा सकते थे। इस प्रकार रासों की भाषा चंद के समय की न होकर 16वीं शताब्दी की ठहरती है। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री धीरेन्द्र वर्मा ने इसी आधार पर 16वीं शताब्दी की रचना पृथ्वीराज रासों को माना है। प्रामाणिकता के पक्ष में तर्क। रासों एकदम जाली पुस्तक नहीं है। इसमें बहुत कुछ प्रक्षेपित होने के कारण इसका रूप विकृत अवश्य हो गया है, परंतु इस विशाल ग्रंथ में कुछ सार भी अवश्य है। इसका मूल रूप निश्चित रूप से साहित्य और भाषा के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रासों के लघुत्तम संस्करण में प्रक्षेप अधिक संख्या में नहीं है। मुनि जिन विजय का कहना है कि रासों का मूल रूप अल्पकाय था और उसकी भाषा अपभ्रंश थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासों पर आरोपित शंकाओं का खंडन करते हुए कहा है कि मूल रासों न तो जाली ग्रंथ है और न ही इसकी रचना 1600 के आसपास हुई है। इधर मिली हुई रासों की लघुत्तम प्रतियों के आधार पर घटना वैषम्य, काल वैषम्य और भाषा संबंधी अव्यवस्थाओं का निराकरण हो जाता है। इन प्रतियों में इतिहास विषयक त्रुटिपूर्ण घटनाओं का कहीं भी उल्लेख नहीं है। राजपूत कुलों की आबू के अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख भी इस प्रति में नहीं है। उसमें केवल इतना लिखा है कि ब्रह्मा के यज्ञ से वीर चौहान मानिक राय उत्पन्न हुआ। सृजन चरित्र, हमीर काव्य और पुष्कर तीर्थ में भी यही कथा इसी प्रकार है। ओझा जी के अनुसार रासों की अशुद्ध वंशावली का यह विस्तार बीकानेर की लघुत्तम प्रति में नहीं है। पृथ्वीराज विजय में और इस प्रति की वंशावली में कुछ ही नामों का अंतर है। अनंगपाल और पृथ्वीराज के संबंध की अशुद्धि इस प्रति में भी है। शर्मा जी इसका कोई कारण नहीं बता सके। संयोगिता स्वयंवर का वर्णन सभी प्रतियों में विस्तार पूर्वक है। लघुत्तम प्रति में केवल इच्छनी के विवाह का वर्णन है। पृथा का विवाह तथा शहाबुद्दीन, समर सिंह युद्ध और भीम सोमेश्वर तथा पृथ्वीराज और सोमेश्वर के युद्ध का इस प्रति में कहीं उल्लेख नहीं है। इसमें पृथ्वीराज और पद्मावती के विवाह की कथा भी नहीं है। लघुत्तम प्रति में कैमास वध का वर्णन है।
पृथ्वीराज विजय के अनुसार यह पृथ्वीराज का प्रधान था, वह मूल रासों की कथा है। इधर काल वैषम्य का समाधान करते हुए पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने अनंत संवत की कल्पना की है। अनंत संवत अर्थात अर्थात 0 और नंद अर्थात 9 के अंक जोड़ने पर 90 वर्ष का व्यवधान सभी तिथियों पर ठीक बैठता है। अस्तु पृथ्वीराज का दरबारी कवि जैन कश्मीरी था और वह संस्कृत का कवि था। उसके द्वारा चंद्रप्रदायी के अनुलेख से पृथ्वीराज रासों की अप्रामाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती। सबसे पहली बात तो यह है कि जैनक ने कदाचित कवि सुलभ सहज ईर्ष्यावश ऐसा किया हो। रासों की भाषा संबंधी गड़बड़ी का समाधान करते हुए रासों की प्रामाणिकता के समर्थक का कहना है कि उस समय मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हो गए थे, अतः लाहौर का निवासी होने के कारण चंद की भाषा में उन शब्दों का प्रयोग उचित और तत्संगत है। यदि अरबी फारसी के शब्दों के आधार पर रासो अप्रमाणिक है तो सूर और तुलसी के काव्य भी अप्रमाणिक मानना पड़ेंगे, क्योंकि उनमें भी उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अर्धप्रमाणिक रचना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों को अर्धप्रमाणिक रचना स्वीकार किया है। उनका कहना है कि इस काव्य का काव्य रूप 10वीं शताब्दी के साहित्य के काव्य रूप से समानता रखता है। इसकी संवाद प्रवृत्ति और रासो प्रवृत्ति और कीर्ति पताका तथा संदेश रासक से साम्य रखती है। इसमें सभी प्राचीन कथानक रूढ़ियों का सुंदर निर्वहन हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासों की रचना सुख सुखी के संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों का आरंभ सुख सुखी संवाद से होता है उन्हीं को प्रामाणिक माना जाना चाहिए। इस आधार पर आपने निम्नलिखित सर्गों को प्रामाणिक मानने का सुझाव दिया है। प्रारंभिक अंश इच्छनी का विवाह, शशिव्रता का गंधर्व विवाह, तोमर पहाड़ का शहाबुद्दीन को पकड़ना, संयोगिता का विवाह, कैमासबद्ध, गौरीवद्ध संबंधी इतिवृत्त। रासों के संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह का भी उपयुक्त ही विचार है। रासों का काव्य सौंदर्य। भले ही रासों को प्रामाणिकता के संबंध में विभिन्न विद्वान आपस में मतभेद रखते हों, परंतु इसकी साहित्यिक गरिमा को सबने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। रासों को चाहे एक सफल महाकाव्य कहा जाए अथवा विशालकाय, इन दोनों रूपों में इसका साहित्यिक सौष्ठव अक्षुण्ण है। इसमें प्रधानतः 2 रस हैं, वीर और श्रृंगार, और दोनों का सुंदर परिपाक हुआ है। पृथ्वीराज रणबांकुरा भी है और सलोना लुभावना जवान भी। चंद ने शोभा एवं सौंदर्य के चित्रण में अपूर्व कल्पना शक्ति से काम लिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संबंध में लिखते हैं कि शोभा चाहे प्रकृति की हो या मनुष्य की हो, परंपरा प्रचलित रूढ़ उपमानों के सहारे ही निखरी है। अधीनस्थ सामंतों की स्वामी भक्ति और पराक्रम अत्यंत उज्ज्वल रूप में प्रकट हुई है। पृथ्वीराज और जयचंद के विरोध का कारण चाहे संयोगिता अपहरण हो या न हो, किंतु कवि ने रसराज की अभिव्यक्ति के लिए इस सुंदर प्रसंग को ढूंढ निकाला है। युद्धों का मूल कारण किसी नारी को कल्पित करके जहाँ एक और प्रेम चित्रण के प्रसंगों को खड़ा किया गया है, वहाँ विशुद्ध द्वेष की अभिव्यक्ति को भी क्षीण नहीं होने दिया है। पृथ्वीराज का गौरी को बार बार क्षमा कर देना भले ही इतिहास सम्मत न हो, किंतु इससे नायक के चरित्र की उदारता और अभिष्ट प्रभाव पाठकों के हृदय पटल पर अवश्य अंकित होता है। वस्तु वर्णन में रासोकार ने एक सफल कवि हृदय का परिचय दिया है। रासों में 68 प्रकार के छंद पाए जाते हैं और कहीं कहीं छंद परिवर्तन में अस्वाभाविकता भी आ गई है। हाँ, कुछ भी हो, रासोकार में सर्वत्र एक महाकवि की सी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इस प्रकार पृथ्वीराज रासों को हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि स्वीकार किया जाता है। तो अंत में आप सभी विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली जो इसी व्याख्यान पर आधारित होगी, आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्नावली को हल करेंगे। धन्यवाद।